तो परमाणु ऊर्जा में देखो बच्चों, कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का मतलब कि जिनके अंदर से एक विकिरण निकलता है, रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से लगातार विकिरण निकालते हैं, रेडिएशन निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं और लगातार उनमें क्षय होता है, हमेशा उनमें मास का जो है वो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, उनका द्रव्यमान हमेशा घटता रहता है। तो ऐसे जो पदार्थ कहलाते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो तो रेडियोधर्मी पदार्थ की अगर बात की जाए तो ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इनमें से कुछ ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं बच्चों, जिन पर अगर हम मान लीजिए कोई भी कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर हम इन पर बहुत तीव्र गति से न्यूट्रॉन, याद है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कल बताया था आप लोगों को। तो अगर कोई रेडियोधर्मी पदार्थ जिस पर हम तीव्र गति से न्यूट्रॉन का हमला करें और वो रेडियोधर्मी पदार्थ टूट कर दो छोटे पदार्थों में बदल जाता है, दो छोटे तत्वों में बदल जाता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों को हम लोग नाम देते हैं फिसाइल मटेरियल या विखंडनीय पदार्थ। क्या कहा जाता है उन्हें? विखंडनीय पदार्थ कहा जाता है, यानी इनका विखंडन आसानी से हो जाता है। ये विखंडनीय रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जिन पर अगर न्यूट्रॉन का ठीक है, तीव्र गति के न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट करते हैं, तीव्र गति के न्यूट्रॉन से अगर हम उस पर हमला करते हैं तो वो टूटकर दो छोटे परमाणुओं में बदल जाता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसे ऐसे पदार्थों को विखंडनीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस दुनिया में अगर उदाहरण देखा जाए कि विखंडनीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो बच्चों यूरेनियम यूरेनियम 3 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। इस धरती पर यूरेनियम 3 प्रकार का पाया जाता है, 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये 3 प्रकार के यूरेनियम इस धरती पर पाए जाते हैं। ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यूरेनियम के 3 प्रकार इस धरती पर मौजूद होते हैं, ठीक है। 92 यूरेनियम 233, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनमें से ये जो समस्थानिक हैं, इनमें से जो यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 233 है, ये विखंडनीय है। मतलब कि 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 233 ये विखंडनीय है। मतलब क्या है कि अगर इन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, तीव्र गति के न्यूट्रॉन से अगर इन पर हमला करते हैं, तो ये टूट कर दो छोटे एटम में बदलकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये विखंडनीय है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 का अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज करेंगे तो तुरंत आपको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा का उपयोग आप बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को मारने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक तत्व और होता है बच्चों जिसका नाम प्लूटोनियम है। क्या नाम है बच्चों? प्लूटोनियम, ठीक है। ये जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम 239, ये भी विखंडनीय होता है। मतलब इस पर भी अगर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करें तो ये टूटकर हमें ऊर्जा देगा और उस ऊर्जा का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं या बम बनाने के लिए कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239 ये सारे विखंडनीय कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा जो पदार्थ होता है, ठीक है, दूसरे जो रेडियोधर्मी पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, मान लीजिए न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इस पर करते हैं, तो न्यूट्रॉन को बहुत तीव्र गति से इस पर अटैक करने से, बहुत तीव्र गति से इस पर अटैक करने से ये जो तत्व होता है, रेडियोधर्मी तत्व होता है, पदार्थ होता है, ये टूटकर किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, विखंडनीय पदार्थ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ये दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और लेकिन तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ जिन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने से ये टूटकर दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं लेकिन तुरंत ऊर्जा हमें प्रदान नहीं करते, ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? अविखंडनीय पदार्थ कहा जाता है। अविखंडन यानी कि ये विखंडन नहीं करता है, ये अविखंडनीय पदार्थ में बदल जाता है, अविखंडनीय पदार्थ में बदल जाता है। तो ऐसे उदाहरण क्या है? अविखंडनीय पदार्थों के उदाहरण क्या है? अविखंडनीय पदार्थों के उदाहरण कौन से हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238 और थोरियम 232, 90 थोरियम 232, ये दोनों अविखंडनीय पदार्थ हैं। मतलब अगर आप इस पर अटैक करेंगे, न्यूट्रॉन का अटैक करेंगे, तो ये किसी दूसरे तत्व में बदल जाएगा लेकिन आपको टूटकर ऊर्जा नहीं देगा। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को हम लोग अविखंडनीय पदार्थ बोलते हैं। जो तुरंत टूटकर हमें ऊर्जा दे देता है हमारे रिएक्टर के अंदर, जिससे हम बिजली पैदा कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? विखंडनीय पदार्थ कहलाता है। तो बेसिक फर्क इन दोनों के अंदर यही है बच्चों कि एक तुरंत हमें ऊर्जा देता है और एक ऊर्जा हमें ना देकर किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है। तो ये विखंडनीय पदार्थ और अविखंडनीय पदार्थ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। ये बात कि विखंडनीय और अविखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं, तो चाहो तो एक एक लाइन में लिख भी लो जिससे कि तुम्हें याद रहे। तो लिख लीजिए विखंडनीय पदार्थ, पहले लिखिए विखंडनीय पदार्थ, ठीक है। वो रेडियोधर्मी तत्व, लिखिएगा वो रेडियोधर्मी तत्व, वो रेडियोधर्मी तत्व जो टूटकर, रेडियोधर्मी तत्व जिन पर न्यूट्रॉन का तीव्र गति के न्यूट्रॉन से हमला करने पर, वे रेडियोधर्मी तत्व जिन पर तीव्र गति के न्यूट्रॉन से हमला करने पर टूटकर टूटकर वे रेडियोधर्मी तत्व जिस पर तीव्र गति के न्यूट्रॉन से हमला करने पर वे टूटकर
वे टूटकर ऊर्जा उत्पादित करते हैं, ऊर्जा उत्पादित करते हैं, ठीक है, ऊर्जा उत्पादित करते हैं। ऐसे पदार्थों को, ऐसे तत्वों को विखंडनीय तत्व कहते हैं, विखंडनीय तत्व कहते हैं। उदाहरण यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, प्लूटोनियम 239, ठीक है। और अविखंडनीय पदार्थ लिख लीजिएगा, अविखंडनीय पदार्थ, नॉन फिसाइल मटेरियल, अविखंडनीय पदार्थ या नॉन फिसाइल मटेरियल। तो लिखिएगा वे रेडियोधर्मी तत्व, वे रेडियोधर्मी तत्व, वे रेडियोधर्मी तत्व जिन पर तीव्र गति के न्यूट्रॉनों से हमला करने पर, वे रेडियोधर्मी तत्व जिन पर तीव्र गति के न्यूट्रॉनों से हमला करने पर टूटकर ऊर्जा नहीं प्रदान करते, टूटकर ऊर्जा नहीं प्रदान करते, परंतु विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, अविखंडनीय तत्व कहलाते हैं, अविखंडनीय तत्व कहलाते हैं। उदाहरण 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 232, 90 थोरियम 232। तो ये दो हैं, कौन कौन से उदाहरण, 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 232, ठीक है बच्चों। अब ये रेडियोधर्मी पदार्थ एक विखंडनीय है, फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल जिनको जीरो आता है वो भी सुने, जिनको बहुत आता है वो भी सुने, फिर से सुन लीजिए। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमाणु ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं, और परमाणु ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब रेडियोधर्मी पदार्थ टूटेंगे और टूटकर ऊर्जा देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने से, न्यूट्रॉन का अटैक करने से ये तुरंत टूट जाते हैं, तुरंत ऊर्जा दे देते हैं, ऐसे पदार्थों को विखंडनीय कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिनको पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने से ये किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाते हैं, लेकिन तुरंत हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन तो इन्हें अविखंडनीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में जैसे कहते हैं ना कि जो कीमती चीजें होती हैं, जो कीमती चीजें होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम होती हैं, जितनी भी कीमती चीजें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो बच्चों अगर हम यूरेनियम 200 यूरेनियम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे दुनिया में कीमती चीजें बहुत कम होती हैं, तो उसी तरीके से अगर हम प्राकृतिक यूरेनियम की बात करें, तो प्राकृतिक यूरेनियम जो मिलता है, जो हमें प्रकृति में मिलता है, ठीक है, इस तरीके का यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम इस तरीके का आपको दिखाई पड़ता है, प्राकृतिक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। तो ये जो प्राकृतिक आपको यूरेनियम दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, ये जब प्रकृति से निकाला जाता है तो इसमें तीनों चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सा, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तीनों मौजूद होते हैं। तो जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसमें यूरेनियम 233, 35 और 38 तीनों मौजूद होता है, लेकिन यूरेनियम 233 की मात्रा इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम इसे काउंट ही नहीं करते, बल्कि इसको मान लेते हैं कि नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य है, जीरो मान लेते हैं, हम नहीं मानते प्राकृतिक यूरेनियम। प्रकृति में यूरेनियम 233 पाया तो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि हम उसे जीरो मान लेते हैं, उसे हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम जो 235 है ये पाया जाता है मात्र 0.7%, 0.07% पाया जाता है, और यूरेनियम 238 पाया जाता है 99.3%। आ रही बात समझ में, 99.3%। और गौर से देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो फिसाइल है, यानी जो टूटकर तुरंत हमें ऊर्जा देगा, वो कौन सा है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यही दोनों हमें ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो यूरेनियम 233 पाया ही नहीं जाता, 35 पाया जाता है, तो 0.7% मात्र पाया जाता है। और जो नॉन फिसाइल है, जो कि टूटकर हमें तुरंत ऊर्जा नहीं देगा, ये प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कहते हैं कि जो चीजें बहुत कम होती हैं, ठीक है, वो बहुत मतलब जो चीजें कीमती होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसमें बात स्पष्ट हो रही है। तो यूरेनियम 238 हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं दे सकता, ठीक है, नहीं दे सकता, सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम 235 दे सकता है, लेकिन जो है वो बहुत कम पाया जाता है। और ये भी हमें ऊर्जा दे सकता है, लेकिन ये तो लगभग बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब नगण्य मान लेते हैं। उसी तरीके से बच्चों एक पदार्थ होता है थोरियम, थोरियम। अब ये जो थोरियम है, इसका सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है, मतलब सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। अगर हम लोग बात करें बच्चों कि अगर हम लोग केरला चले जाएं, ठीक है, केरला चले जाएं, ये केरला चले जाएं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, इधर बंगाल चले जाएं, इन सब के जो तटरेखा है, यानी समुद्र के किनारे जो तटरेखा लगी हुई है, उस तटरेखा के किनारे 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 जो बालू पाई जाती है, जो रेत पाई जाती है, ठीक है, उस रेत को हम लोग मोनोजाइट सैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोजाइट सैंड कहा जाता है, मोनोजाइट बालू या मोनोजाइट रेत कहा जाता है। कहां पे पाई जाती है बच्चों, ये पाई जाती है उड़ीसा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा, ये सब जगहों पर ये यहाँ पर जो तटरेखा पर बालू पाई जाती है उसे मोनोजाइट रेत कहते हैं। ये तो है थोड़ी सी काली होती है, जैसे यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थोड़ी सी काली काली सी होती है, ठीक है। और ये जो मोनोजाइट रेत है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोनोजाइट रेत, इसी में पाया जाता है थोरियम। असल में ये थोरियम का अयस्क है, ठीक है, इसी में पाया जाता है थोरियम। तो सोचो कितनी बड़ी तटरेखा है भारत के पास, और सब में अगर सबके बालुओं को, सारे रेत को निकाल लिया जाए तो कितनी मात्रा में थोरियम हमारे पास हो जाएगा। मतलब थोरियम भरा पड़ा है हमारे तटरेखाओं पर, इतना थोरियम मौजूद है। लेकिन तो ये माना जाता है कि ये जो थोरियम है इतना हमारे भारत में पाया जाता है, इतना पाया जाता है कि अगर हम इसे उपयोग करना सीख जाएं, अगर इसे हम इसको तोड़कर और इससे ऊर्जा प्राप्त करना सीख जाएं, तो अगले 1000 सालों तक हमें किसी भी ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना थोरियम हमारे पास है। लेकिन थोरियम की समस्या क्या है, थोरियम की समस्या मैंने आपको बताई कि थोरियम भी क्या है बच्चों, अविखंडनीय पदार्थ है। क्या है बच्चों, अविखंडनीय पदार्थ है, टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान डायरेक्ट नहीं करता, अविखंडनीय पदार्थ है, टूटकर हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है बच्चों, हमें पता यह चल रहा है कि थोरियम भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है, भारत में बहुतायत में पाया जाता है, भारत में बहुत पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। सही है भाई, ज्यादा पाया जाता है। और
और आपके यूरेनियम 238 की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दोनों यूरेनियम 238 और थोरियम दोनों क्या है कि भारत में पाए तो जाते हैं। मतलब यूरेनियम 238 तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता ही है, थोरियम बहुत ज्यादा भारत में पाया जाता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। और डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो जब डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए बेकार है, ठीक है, हमारे लिए बेकार है। लेकिन बच्चों, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको मैंने अभी ऊपर बताया था, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि मैंने ये आपको बताया कि जो अविखंडनीय पदार्थ होते हैं, जो अविखंडनीय पदार्थ होते हैं, अविखंडनीय पदार्थ होते हैं, उनकी खास बात यह होती है कि अगर उन अविखंडनीय पदार्थों को, ध्यान से देखिएगा, जो विखंडनीय नहीं हो सकते, जो डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, अगर उस अविखंडनीय पदार्थों पर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं, तो ये अविखंडनीय पदार्थ मैंने आपको बताया था परिवर्तित हो जाते हैं किसी दूसरे तत्व में। और आपको पता है क्या होता है, जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये अविखंडनीय पदार्थ किसी दूसरे तत्व में बदल जाते हैं, और अक्सर ये देखा गया है कि ये दूसरे तत्व क्या होते हैं, विखंडनीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? विखंडनीय पदार्थ होते हैं। मतलब यह है बच्चों कि अगर हम यूरेनियम 238, ठीक है, यूरेनियम 238 पर अगर बच्चों हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, तो देखा यह जाता है कि न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने से यूरेनियम 238 परिवर्तित हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। किसमें बदल जाता है? प्लूटोनियम 239 में। और यह देखा गया कि थोरियम 232, ठीक है, थोरियम 232, इस पर जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं तो ये थोरियम 232 कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम 233 में। और इस प्रक्रिया को, इस ये जो प्रक्रिया आप देखते हैं जिसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करके अविखंडनीय पदार्थों से विखंडनीय पदार्थ बनाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम तत्व रूपांतरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम तत्व रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? कृत्रिम तत्व रूपांतरण, या इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जब हम इन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं अविखंडनीय पदार्थों पर, तो ये विखंडनीय पदार्थों में बदले जा सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट अगर यूरेनियम 238 पर करेंगे तो यूरेनियम 238 परिवर्तित हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। और ये जो प्लूटोनियम 239 होता है, ये कैसा है बच्चों? विखंडनीय, यानी कि विखंडन करके ये हमें क्या कर सकता है? तोड़कर ऊर्जा दे देता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट थोरियम 232 पर करते हैं तो यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो अविखंडनीय पदार्थ धरती पर हैं, जिनका उपयोग नॉर्मली नहीं किया जा सकता ऊर्जा उत्पादन के लिए, अगर उन पर हम इस तकनीक का उपयोग करें, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करें, तो हम इसे सफलतापूर्वक विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक बार में तो हमें ये ऊर्जा नहीं देंगे, लेकिन जब ये परिवर्तित हो जाएंगे विखंडनीय पदार्थों में, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम तत्व रूपांतरण या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन होती है, नो डाउट होती है। ठीक है, तो अभी भारत आपको पता है भारत के बारे में कि भारत जो है वो आम के आम गुठलियों के दाम निकालने में उसको महारत हासिल है। ठीक है, वो क्या करता है कि कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपको पता है कि यूरेनियम 238, भारत को पता है यूरेनियम 238 की मात्रा ज्यादा है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थोरियम हमारे तट रेखाओं पर भरा पड़ा है, लेकिन हम उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं कि उन अविखंडनीय पदार्थों को जो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, उन्हें कृत्रिम तत्व रूपांतरण यानी आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के जरिए उन्हें पहले विखंडनीय पदार्थों में बदला जाए और फिर उन विखंडनीय पदार्थों में बदलकर उससे ऊर्जा उत्पादित भविष्य में की जाए। तो भारत लगातार ऐसा प्रयास कर रहा है कि भारत अविखंडनीय पदार्थों से विखंडनीय पदार्थों में, ठीक है, तत्वों को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई प्रकृति में यूरेनियम, ठीक है, क्या पाया जाता है? यूरेनियम 238 पाया जाता है सबसे ज्यादा। थोरियम भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर कृत्रिम तत्व रूपांतरण तकनीक का उपयोग किया जाए तो इसे अविखंडनीय पदार्थों को हम विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित करके और फिर इसका उपयोग अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु संयंत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कर सकते हैं। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों को बिल्कुल 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 ठीक है, वो बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से रहकर बिल्कुल आराम से नहीं मिल सकती, तो हम उसे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं प्राप्त करके बल्कि पहले उसे अविखंडनीय से विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम तत्व रूपांतरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात क्लियर, 100%, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत शानदार। तो जल्दी से एक लाइन में लिख लीजिए बच्चों, जल्दी उसमें लिख लीजिए कि कृत्रिम तत्व रूपांतरण के बारे में, थैंक यू, कृत्रिम तत्व रूपांतरण के बारे में लिख लीजिए, कृत्रिम तत्व रूपांतरण के बारे में कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, या एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया की मदद से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया की मदद से तीव्र गति के न्यूट्रॉनों से हमला करके अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है। अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है, और उससे प्राप्त विखंडनीय पदार्थों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए परमाणु संयंत्रों में
प्रयोग में लाया जा सकता है? परमाणु संयंत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल बात। थैंक यू अखिलेश भाई, थैंक यू सुमित। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिए। ये ऐसे निकलेगा, वैसे मैंने लिखवा दिया है, लेकिन नोट भी कर लीजिए। और ये भी नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये थोरियम कहां पाया जाता है। भारत में थोरियम कहां पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ये मोनोजाइट रेत कहां पाई जाती है? केरला में, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल और कुछ बिहार, ठीक है, इन सब जगहों पर ये पाई जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। जल्दी से नोट कर लें। चाहे हर चीज गुजराती में पाई जाए, क्या गुजरात से ऐसी क्या दिक्कत है तुम्हें? ठीक है, रितेश कुमार कह रहे हैं सर ये गुजरात में क्यों नहीं पाया जाता? भैया हमें नहीं पता, भगवान ने वहां नहीं रखा। कुछ चीजें जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज गुजरात में ही पाई जाए। ये क्या बात होती है भाई? दुनिया की प्रकृति है, दुनिया का क्या बोलते हैं, एक तरीके से ज्योग्राफी है, भूगोल है। कुछ जगहों पे कुछ चीजें पाई जाती है, कुछ जगहों पे कुछ चीजें पाई जाती हैं। आप कह दो कि हमारे घर के पास सोना क्यों नहीं पाया जाता? सोना सर बहुत, हीरा क्यों नहीं पाया जाता? तो ये तो सही नहीं है ना। कुछ जगहों पे हर चीज हर जगह नहीं पाई जाती है। चलो, तो ये बात, चलिए, तो बात बिल्कुल क्लियर बच्चों। अब ये बात आप लोगों को पता हो गई बच्चों कि ये सारी चीजें कि विखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया अविखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं। फिर अविखंडनीय पदार्थ ज्यादा होते हैं तो हम अविखंडनीय पदार्थों को कैसे विखंडनीय पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों को, मुझे लगता है सारे बच्चों को क्लियर हो गई कि विखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं, अविखंडनीय पदार्थ क्या होते हैं। अविखंडनीय पदार्थ ज्यादा होते हैं तो कैसे उन अविखंडनीय पदार्थों को विखंडनीय पदार्थों में बदला जा सकता है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गई। अब सीधे आते हैं बच्चों कि कैसे ये विखंडन होता है और कैसे ये ऊर्जा निकलती है, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बात यहाँ पर की जाए बच्चों, ठीक है, कि कैसे ये विखंडनीय पदार्थ को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो उसको समझते हैं। तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये बच्चों इधर देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए यूरेनियम 235 है, ये यूरेनियम 235 है। अब यूरेनियम 235 पर जब हम तीव्र गति का न्यूट्रॉन, जब तीव्र गति का न्यूट्रॉन से हमला करते हैं, तो इस तीव्र गति के न्यूट्रॉन से जब हमला करते हैं तो मैंने क्या बताया था, ये टूट जाता है और टूटकर दो अलग अलग तत्वों में, जैसे कि बेरियम, ठीक है, एक बेरियम तत्व होता है, एक क्रिप्टन तत्व होता है, बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है। जब बेरियम और क्रिप्टन में ये बदलता है तो इसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है और साथ ही साथ इससे 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? और निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन जब निकलते हैं तो ये 3 न्यूट्रॉन अपने आप जाकर किसको, यूरेनियम के 3 एटम को हिट करते हैं। जब 3 यूरेनियम का एटम फिर हिट होता है, फिर ये टूटता है, फिर ऊर्जा उत्पादित होती है और फिर इससे भी 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये जाकर हमारे यूरेनियम एटम को फिर हिट करते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से 9 यूरेनियम एटम टूटते हैं और फिर उनसे 27 न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो मतलब यह है बच्चों कि एक बार आपने एक रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया, अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपने यूरेनियम 235 के एक एटम पर आपने न्यूट्रॉन का बंबार्डमेंट किया, तो जैसे न्यूट्रॉन का बंबार्डमेंट होता है ये यूरेनियम 235 टूट जाता है और टूटने के बाद, ठीक है, यानी कि ये बेरियम और क्रिप्टन में बदल जाता है, 2 छोटे तत्वों में, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलता है अपने आप से। जब ये टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऊर्जा निकलेगी। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं बच्चों, ये जाकर अपने आप 3 यूरेनियम एटम को फिर हिट करते हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम एटम को मैंने पहले न्यूट्रॉन से हिट किया, यूरेनियम एटम जब टूटा तो इससे 3 न्यूट्रॉन फिर निकले और ये 3 न्यूट्रॉन जाकर फिर यूरेनियम एटम को, जो उसके अंदर यूरेनियम एटम जो वहां मौजूद होता है, हमारा जो ईंधन होता है उसमें जो मौजूद होते हैं, उसको हिट करते हैं। उसको जब हिट करते हैं तो फिर उसके बाद फिर ऊर्जा निकलती है, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, फिर वो यूरेनियम एटम को हिट करते हैं, फिर उसमें से 27 निकलते हैं, फिर 27 और यूरेनियम एटम को हिट करते हैं। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ये रिएक्शन स्टार्ट कर दी, एक बार आपने न्यूट्रॉन का बंबार्डमेंट करके ये रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो ये रिएक्शन अपने आप स्वतः संचालित हो जाती है, खुद ब खुद होने लगती है। आपको दोबारा न्यूट्रॉन का बंबार्डमेंट करना नहीं पड़ता। बस एक बार आपने यूरेनियम एटम को हिट किया, इसके बाद अपने आप 3 न्यूट्रॉन निकलकर 3 यूरेनियम एटम को हिट करते हैं, फिर 9 निकलते हैं, फिर 27 निकलते हैं और ऐसे ही करते हैं। जितना फ्यूल रखा होता है, सारा का सारा फ्यूल जब तक जल नहीं जाता, सारा का सारा फ्यूल जो है वो, मतलब सारा का सारा यूरेनियम एटम ब्लास्ट नहीं कर जाता, ऊर्जा नहीं उत्पादित कर देता, तब तक ये रिएक्शन रुकती नहीं है। तो एक तरीके से ये रिएक्शन जो है वो श्रृंखला बना लेती है। एक बार शुरू तो 3, 3 से 9, 9 से 27। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को बच्चों बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, या इसे इंग्लिश में कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है, मतलब इसका मतलब सीधा सा ये हो गया, आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट करा दी, फिर आपको बार बार न्यूट्रॉन को यूरेनियम पर हिट करने की जरूरत नहीं होगी। अपने आप ये रिएक्शन चलती रहेगी जब तक कि सारा का सारा ईंधन खत्म ना हो जाए। ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि सर आपको रिएक्शन स्टार्ट करने की जरूरत होती है, लेकिन आपको रोकना, आप आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये रिएक्शन स्वतः संचालित हो जाती है और लगातार ऊर्जा निकालती है और इतनी ऊर्जा निकालती है, इतनी ऊर्जा निकालती है कि उस ऊर्जा की चपेट में कोई आ जाए तो सब खत्म। ठीक है, और उसी तो ऊर्जा की, और अगर उसी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं किया
किया जाए तो पूरा का पूरा रिएक्टर ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में कराई जाती है, बिजली पैदा करने के लिए कराई जाती है, उसको हमेशा याद रखना कि उसका नियंत्रण करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो मैंने क्या बताया, डिजास्टर, मतलब विस्फोट, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने से यूरेनियम 235 टूटकर बेरियम और क्रिप्टन में बदलता है। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को, फिर उससे 9, फिर 27, ऐसे करके श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और ये श्रृंखला अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियर इतनी ज्यादा तेज होती है कि अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा। मतलब गए थे बिजली बनाने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर में पता लगा आसपास का पूरा एरिया ही बिजली बन गया, सब जल के राख हो गया। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, श्रृंखला अभिक्रिया को, ठीक है, कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। ठीक है, तो और नियंत्रित करने की ये जो प्रक्रिया होती है कैसे की जाती है उसको मैं बताता हूं। हर साल एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी देंगे, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, महाराष्ट्र, कहीं कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो याद रखिएगा हर साल किसी ना किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है कि कैसे यूरेनियम 200 कैसे जो है वो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाता है और हम कसम खा लेते हैं कि हमें गलत करके ही आना है, क्योंकि हम रटने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कैसे ये श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित की जाती है परमाणु रिएक्टरों में, जिससे कि बिजली का उत्पादन हो सके, ठीक है, लेकिन कोई दुर्घटना ना हो, वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं, यहीं पर याद करा दूंगा, चैलेंज है। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए बच्चों, कैसे ये ब्लास्ट होता है, कैसे ये न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने से कैसे ऊर्जा निकलती है, और फिर ये ऊर्जा कैसे श्रृंखला अभिक्रिया में बदल जाती है, ये वो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए। अगर ये बात समझ में आ गई तो कैसे श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसे मैं आप लोगों को बताता हूं, और यहीं पर आपको पूरी बात समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। ठीक है, नहीं उस भाई हर एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है भाई, कल पढ़ाया था, कल भूल गए क्या? ठीक है, मैंने बताया था हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए अब थैंक यू युवराज भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जिनको न्यूट्रॉन नहीं पता, ठीक है, जैसे रंजन शर्मा है, तो इन जिनको न्यूट्रॉन नहीं पता कल की क्लास देखिए। यूरेनियम डायनासोर, यूरेनियम एक अलग तत्व है, थोरियम एक अलग तत्व है, तत्व अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन अलग तत्व है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, उसी तरह थोरियम अलग है और यूरेनियम अलग है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कैसे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे परमाणु रिएक्टर के अंदर जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, अनियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको कैसे नियंत्रित करते हैं। क्योंकि अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो मैंने क्या बताया कि लगातार 3-3 न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, एक यूरेनियम एटम टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन टूटेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलकर 3 यूरेनियम एटम को हिट करेंगे, फिर उससे 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9 यूरेनियम टूटेगा, फिर 27, फिर ऐसे करते हुए इतनी चेन रिएक्शन हो जाएगी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट ऑफ हो सकता है। तो हम लोग बच्चों चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको समझने जा रहे हैं। अब अगर हम उसको समझें तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि सारा खेल न्यूट्रॉन का है, सारा खेल न्यूट्रॉन का है। जितने ज्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा यूरेनियम टूटेगा, जितना ज्यादा यूरेनियम टूटेगा उतना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। अब यही ऊर्जा अगर मतलब हमारी कंट्रोल से बाहर चली जाए, ज्यादा निकलने लगे, जितनी हमें हमें उम्मीद है उससे ज्यादा ये ऊर्जा उत्पादित होने लगे, तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। तो सारा खेल जो है वो किसका है, न्यूट्रॉन का है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कमेंट रोककर, अगर इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना है, हम चाहते हैं कि उतना ही ऊर्जा निकले जितना हम चाहते हैं, ज्यादा ना निकले, डिजास्टर ना हो, आपदा की तरह से ये ना परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 3 की जगह पर अगर 2 को हम किसी तरह से रोक दें, ठीक है, और एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दें, एक ही यूरेनियम को हिट करने दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो जाएगी। मतलब अगर न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर लिया जाए तो पूरी की पूरी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब सारा जो खेल है वो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने का है। न्यूट्रॉन नियंत्रित तो पूरी की पूरी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित, पूरी चेन रिएक्शन नियंत्रित। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए आप न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर लेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया भी नियंत्रित हो जाएगी और आपको उतनी ऊर्जा जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, बाकी जो है डिजास्टर नहीं होगा। लेकिन न्यूट्रॉन इतनी तीव्र गति से निकलते हैं, इतना फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि अगर न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए पहले न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है, ठीक है, किसकी स्पीड, न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है, न्यूट्रॉन की जो गति होती है, गति को धीमा किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा, ठीक है, को धीमा करना पड़ता है। ठीक है, धीमा किया जाता है। और न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भाई सीधी सी बात है, चोर बहुत तेजी से भाग रहा है बाइक से, तो पहले पुलिस उसकी स्पीड को धीमा करेगी ना बाइक की स्पीड से, तब तो चोर को पकड़ेगी कि हवा से उसको उठा लेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा, तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन की गति को पहले स्टेप में धीमा किया जाता है, पहले स्टेप में। और ऐसे पदार्थ, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर सकते हैं उन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, मॉडरेटर कहा जाता है उन्हें,
उन्हें मॉडरेटर कहा जाता है। मॉडरेटर या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मंदक कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए मॉडरेटर, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर क्या होते हैं, मंदक क्या होते हैं, तो आप बताइएगा ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं, उन्हें मंदक कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो मंदक की तरह कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा D2O। D2O को मतलब बोलते हैं भारी जल। ठीक है, भारी जल। तो D2O जो है भारी जल, एक मंदक की तरह काम करता है। और दूसरा काम करता है ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ग्रेफाइट रॉड या ग्रेफाइट जो छड़ें होती हैं, जिससे आपकी पेंसिल की नोक बनती है, ग्रेफाइट से पेंसिल की नोक बनती है, जो पेंसिल होती है वो ग्रेफाइट से बनती है। तो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, उनसे हम क्या करें, उनको हम मंदक की तरह उपयोग में लाते हैं और उनकी मदद से न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा कर लेते हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर ये हैवी वाटर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने बताया था यूरेनियम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी 3 प्रकार का होता है, 1H1, 1H2 और 1H3। ये 3 प्रकार का हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल वाटर होता है, जो सामान्य पानी होता है, जिसे हम H2O कहते हैं, तो ये सामान्य पानी जो H2O कहलाता है, उसमें ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन यूज होता है, ये जो हाइड्रोजन यूज होता है, ये कौन सा वाला होता है, 1H1 वाला होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, जिसे H2O कहते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन यूज होती है, मतलब उसमें इस पानी को बनाने में जो हाइड्रोजन यूज होती है, वो हाइड्रोजन का ये वाला प्रकार होता है 1H1, हल्का वाला प्रकार। और जो इसी में लाखों पानी के अणुओं में से एक अणु ऐसा बनता है पानी का, ठीक है, पानी का, जिसमें हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का ये 1H1 वाला आइसोटोप या समस्थानिक नहीं यूज होता, बल्कि 1H2 वाला समस्थानिक यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा पानी का वो अणु जिसमें समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H2 यूज होता है, उसे हम लोग हैवी वाटर या भारी जल के रूप में जानते हैं। 1H3 यूज नहीं होता, पानी को बनाने में 1H3 का उपयोग नहीं होता। तो पानी मुख्यतः पानी किससे बनता है, ठीक है, 1H1 से बनता है, तो ये नॉर्मल वाटर होता है। लाखों अणुओं में से एक मात्र, बहुत ये रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ऐसा अणु बनता है लाखों में से एक अणु, जिसमें हाइड्रोजन, पानी का अणु बनाने में हाइड्रोजन का ये दूसरा समस्थानिक, भारी समस्थानिक 1H2 यूज होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, D2O या भारी जल, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो ये भी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट हो गई होगी कि नॉर्मल जल और भारी जल में क्या फर्क होता है। नॉर्मल जल में 1H1 नाम, हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H1 यूज होता है, और साथ ही साथ जो भारी जल होता है उसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक 1H2 यूज होता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको 101% ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी जो आपके भारी जल होता है और ग्रेफाइट रॉड होती है, इसका उपयोग किया जाता है एज अ मॉडरेटर। तो अगर आपसे बच्चों कोई पूछ ले कि मॉडरेटर क्या होता है, तो आप बताएंगे मॉडरेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर D2O और उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट रॉड। ठीक है बच्चों, अब न्यूट्रॉन की स्पीड हो गई धीमी, न्यूट्रॉन की स्पीड हो गई धीमी। अब न्यूट्रॉन की स्पीड धीमी हो गई तो हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको पकड़कर अवशोषित कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रॉन ही सारा खेल करते हैं। अगर न्यूट्रॉन नियंत्रित नहीं होंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होगी। तो न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए, यानी जहां पे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनमें से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लें, एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दें। तो इससे क्या होगा कि कम यूरेनियम टूटेगा, और कम यूरेनियम टूटेगा तो कम ऊर्जा उत्पादित होगी, और हम कंट्रोल्ड वे में ऊर्जा उतनी उत्पादित कर लेंगे जितना हमारे काम की है। बाकी जो है ऊर्जा जो है वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा कर दिया। अब एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं, उनको हमें अवशोषित करना होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का अवशोषण, यानी अतिरिक्त न्यूट्रॉन का क्या होगा, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। तो अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनको नियंत्रक छड़ें कहते हैं। क्या बोलते हैं, नियंत्रक छड़ें। तो नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो निकल रहा होता है, जब उसकी स्पीड धीमी हो जाती है तो उसे वो अवशोषित करती हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चों कंट्रोल रॉड। क्या कहा जाता है, कंट्रोल रॉड। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं, जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कौन सी ऐसी छड़ें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वो कैडमियम। ठीक है, कैडमियम और बोरॉन। कैडमियम एक तत्व होता है, बोरॉन एक तत्व होता है। उसकी जो छड़ें होती हैं, कैडमियम छड़ें और साथ ही साथ बोरॉन की जो छड़ें होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है आपके अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करने पर। ठीक है, और ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग कहां किया जाता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कैडमियम छड़ें, बोरॉन छड़ें नियंत्रक छड़ों की तरह उपयोग में लाई जाती हैं, और ग्रेफाइट रॉड जो है उनका उपयोग किया जाता है किसके लिए, उनका उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने के लिए। अब भैया न्यूट्रॉन जो है अवशोषित हो गए, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे उनका अवशोषण हो गया, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो गई। ठीक है, अब उतनी ऊर्जा निकलेगी जितनी ऊर्जा हम चाहेंगे, ठीक है, जितना हमारा काम चल जाए। ठीक है भाई, बिल्कुल बात क्लियर। लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, इतना नियंत्रण करने के बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चों इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा गर्म हो जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म हो जाता है। तो अतिरिक्त जो ऊष्मा निकल रही होती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर को, परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, ठीक है, परमाणु तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, परमाणु रिएक्टर को ठंडा किया जाता है, उसको कूल डाउन किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए, ठीक है, को ठंडा करना पड़ता है। तो परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बच्चों जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग शीतलक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शीतलक कहते हैं, या इन्हें हम लोग बोलते हैं कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है कि हमारे परमाणु रिएक्टर जो बहुत गर्म हो जाते हैं उनको ठंडा करना पड़ता है, उन्हें शीतलक कहते हैं, कूलेंट कहते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कूलेंट की तरह उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मल वाटर, ठीक है, हैवी वाटर, इसके अलावा हीलियम, इसके अलावा लिक्विड सोडियम। ठीक है, लिक्विड सोडियम। सोडियम याद रखिएगा एक ये मेटल है, यानी कि एक जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मेटल है। तो इसलिए कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि लिक्विड मेटल का उपयोग किया जाता है शीतलक की तरह से। तो लिक्विड सोडियम एक मेटल है, एक तरीके से आपका
इसका उपयोग किया जाता है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक्जैक्टली कैसे पूरे के पूरे रिएक्टर को ठंडा, पूरे के पूरे रिएक्टर को, परमाणु रिएक्टर को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और फिर उसे कैसे ठंडा किया जाता है। फिर से देख लीजिए, सारा खेल न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन जो है अगर कम कर दिया जाए तो श्रृंखला विक्रिया नियंत्रित हो जाएगी। उसको कम करने के लिए पहले न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना पड़ता है। गति को धीमा करने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं उन्हें मंदक कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। जो D2O होते हैं, ग्रेफाइट रॉड होती हैं। ठीक है, फिर अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो निकलता है उसको अवशोषण करना होता है। नियंत्रक क्षणें ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करते हैं। कैडमियम की क्षणें, बोरान की क्षणें अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण करके पूरी श्रृंखला विक्रिया को स्लो डाउन कर देती हैं। फिर भी परमाणु रिएक्टर गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए शीतलक, कूलेंट की जरूरत होती है। तो पानी, हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर, हीलियम, लिक्विड सोडियम, ये सब यूज किया जाता है शीतलक की तरह से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों कि D2O का उपयोग कहां किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में, तो आप बताइएगा D2O का उपयोग जो है वो एज अ मॉडरेटर, मंदक की तरह भी किया जाता है और कूलेंट, दोनों तरह से किया जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो D2O का उपयोग कहां किया जाता है, मॉडरेटर की तरह भी किया जाता है और कूलेंट की तरह भी किया जाता है। ग्रेफाइट रॉड का यूज मॉडरेटर की तरह किया जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। तो होप मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक अभी तक सिर्फ रटते थे, या अगर तुमने पहली बार पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा होगा तो रटा होगा, लेकिन एक एक चीज का क्या क्या काम होता है और बिल्कुल मैंने स्पष्ट करने का पूरी कोशिश की है। होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, जल्दी बताइए, मजा आया ये सारी चीजें जानकर, कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, सोडियम को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता नहीं है, लिक्विफाई करते हैं, उसको तरल में बदलते हैं। बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमाणु रिएक्टर वो होता है जिसमें बिजली पैदा की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग पूछे परमाणु रिएक्टर क्या होता है। सोडियम एक तत्व है, उसको तरल अवस्था में बदल देते हैं तो वो लिक्विड सोडियम कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू दीपक। नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू स्वीटी। नोट कर लीजिए बच्चों, कैसे नियंत्रण होता है, क्या होता है, बिल्कुल बात। बहुत बढ़िया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू प्रदीप। नोट कर लिया सबने? चलो जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, जिन्होंने किया कर लिया है बहुत अच्छी बात है। धातु जिसे बोलते हैं, धातु, तो सोडियम एक धातु होती है, उसको तरल में बदला जाता है। तो तरल जो सोडियम होता है उसका उपयोग यहाँ पर रिएक्टर को ठंडा करने में यूज किया जाता है। तो एक धातु है वो, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब सब बताऊंगा, रंजन भाई थोड़ा सा चलने दो। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों अगर बात की जाए, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अब हम लोग देखेंगे कैसे बिजली पैदा की जाती है, कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया यशस्वी, ठीक है, अब देखेंगे। अब यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जाए तो कैसे बिजली पैदा की जाती है उसे देखते हैं बच्चों। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए वैसे तो बाहर से न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंडिया में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा जो रिएक्टर यूज किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जाता है वो रिएक्टर होता है, उसका नाम है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये यहां पर यूज किया जाता है। देखिए कैसे बिजली पैदा की जाती है, बिल्कुल कलम रोक दीजिए और इसको अच्छे तरीके से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर, ठीक है, अब अगर मान लीजिए, तो देखिए इधर देखिएगा बच्चों, ये होता है कोर, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में ये होता है हमारा कोर। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कैसे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये होता है कोर, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर ये कोर कहलाता है और इसी के अंदर हम लोग ईंधन रखते हैं। ईंधन का मतलब यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ये सब इसके अंदर रखा जाता है। यहीं पर कंट्रोल रॉड होती है, यहीं पर सब, मतलब सारा सिस्टम यहीं पर मौजूद होता है। ठीक है, इसी कोर के अंदर। और ये कोर को छोटी छोटी ट्यूब से जोड़ा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और ये ट्यूब्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। देखिए ट्यूब कनेक्टेड है, ये ट्यूब कनेक्टेड होती है एक सिस्टम से, जिसे हम लोग यहाँ पर बॉयलर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉयलर के नाम से इसे जाना जाता है। ये बॉयलर होता है, बॉयलर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब ये बॉयलर होता है और ये पूरा का पूरा एक ट्यूब होती है जो ऐसे देखो कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये अलग अलग ट्यूब्स होती हैं। इस ट्यूब के अंदर बच्चों हैवी वाटर बहता है। क्या बहता है, हैवी वाटर। क्या बहता है इसके अंदर, हैवी वाटर बहता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, ये कोर है, कोर है। ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, मजा आ जाना चाहिए इसको जानने के बाद कैसे बिजली पैदा की जाती है। ये कोर है, इसी के अंदर ईंधन भरा होता है। ईंधन का मतलब थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब भरा होता है। सारी चीजें यही होती हैं। ये कनेक्टेड होता है छोटी छोटी ट्यूब से, और ये ट्यूब ऐसे जाकर ऐसे करके कनेक्ट होती है बॉयलर से, और इसके अंदर बह रहा होता है हैवी वाटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
ये होता है, ये जो ट्यूब गई है, ये ट्यूब गई है, ये चारों तरफ, ये चारों तरफ घिरी होती है नॉर्मल पानी से। ये बॉयलर होता है, यहाँ पे नॉर्मल पानी से ये घिरी होती है, ठीक है। नॉर्मल पानी की सप्लाई यहाँ से दी जाती है, पूरी घिरी होती है, ठीक है, घिरी होती है। और ठीक है, घिरी होती है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये जो कोर आपको दिख रहा है, ये जो कोर आपको दिख रहा है, इस कोर में हम लोग स्टार्ट कराते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कोर में स्टार्ट कराई जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं और यूरेनियम टूटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों की कोर के अंदर ईंधन, कोर के अंदर क्या होता है, ईंधन जलता है, यानी ईंधन बर्न करता है। तो ईंधन जो है उसमें विस्फोट होता है, ईंधन में जो है वो विखंडन होता है, ईंधन का विखंडन होता है। और जब ईंधन का विखंडन होता है बच्चों कोर के अंदर, तो उससे क्या निकलती है, पहले क्या बताया गया है, ऊर्जा निकलती है। तो जब ईंधन का विखंडन होता है कोर के अंदर, तो ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा होती है इतनी ज्यादा होती है कि ये ऊर्जा पूरे के पूरे कोर को तपा देती है, यानी कि गर्म कर देती है। अब जब ये पूरा कोर गर्म हो जाता है, तो ये जो ट्यूब्स हैं जिसमें हैवी वाटर बह रहा है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें हैवी वाटर बह रहा है, ये भी गर्म होने लगती है, ये भी गर्म होने लगती है। पूरा का पूरा ये सिस्टम, हैवी वाटर वाला जो सिस्टम यहां से यहां तक बह रहा है, वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये कोर से ही लगा हुआ है। तो ये पूरे ट्यूब्स गर्म हो जाती है, खूब गर्म हो जाती है। इसके अंदर जो हैवी वाटर होता है वो भी गर्म हो जाता है, और हैवी वाटर बह बह के कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। ये भी पूरा का पूरा हैवी वाटर इसमें गरम गरम होकर बिल्कुल उबलने लगता है, मतलब पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो कोर ईंधन विखंडन हुआ, ऊर्जा निकली। कोर के चारों तरफ जो ट्यूब्स होती हैं, जो हैवी वाटर की भारी जल वाली जो ट्यूब होती हैं, भारी जल की जो ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब भी क्या हो जाती हैं, ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है, यानी कि वो तपने लगती हैं। भारी जल की ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, गर्म हो जाती हैं। अब भारी जल की जब ट्यूब गर्म हो गई, ये गर्म हो गई, तो ये पूरा का पूरा गर्म होने लगा, ये दहकने लगा। तो इस बॉयलर में रखा हुआ जो पानी इसके चारों तरफ है, जैसे हम लोग इमर्शन रॉड लगाकर पानी गर्म करते हैं, तो पानी में इमर्शन रॉड लगा देते हैं तो पानी गर्म होने लगता है। तो ये पूरा का पूरा गर्म हो गया, तो इसके चारों तरफ जो पानी है वो भी गर्म होने लगेगा। तो जो बॉयलर होता है, उस बॉयलर में, ठीक है, उस बॉयलर के अंदर बॉयलर का पानी, यानी कि जो पानी होता है वो क्या होता है, गर्म होकर उबलने लगता है, गर्म होकर, ठीक है, उबलने लगेगा, ठीक है, उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। और जब बॉयलर का पानी गर्म होकर उबलने लगेगा, तो फिर क्या निकलेगी, स्टीम। स्टीम का मतलब जलवाष्प बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, जलवाष्प उत्पादित होगी, ठीक है, जलवाष्प उत्पन्न होगी। अब ये जो बच्चों जलवाष्प उत्पन्न होती है, ये जलवाष्प उत्पन्न होकर इधर से निकलती है, और यहीं पर एक मशीन होती है जिसे हम लोग टरबाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, टरबाइन कहते हैं। यहाँ पर टरबाइन पर ये गिरती है, ये जलवाष्प बहुत तेजी से टरबाइन को हिट करती है। टरबाइन ऐसे घूमना स्टार्ट कर देती है, जैसे कुत्ते से पानी, कोई चक्री नहीं होती, चक्री जो आप लोगों ने गांव वगैरह में देखी होगी, तो चक्री जैसी होती है टरबाइन। उस पर जब बहुत तेजी से जलवाष्प गिरती है, तो ये टरबाइन ऐसे घूमना शुरू कर देती है। और याद रखिएगा, टरबाइन जब घूमती है, तो टरबाइन एक ऐसा उपकरण होता है, जब वो घूमता है तो उससे फिर क्या होता है, उसी के घूमने से बिजली उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो दुनिया में टरबाइन एक ऐसी मशीन होती है जिसको अगर किसी तरह से भी घुमाया जाए, ठीक है, घुमाया जाए, अगर वो घूमना शुरू कर देगी तो उसके घूमने से बिजली उत्पन्न होगी। ये बिल्कुल नियम होता है। तो मुख्यतः काम क्या होता है, टरबाइन को घुमाना। जो हम लोग कोयले से बिजली पैदा करते हैं बच्चों, पहले कोयला जलाते हैं, कोयला जलाने के बाद जब उसमें वो जलाकर उससे पानी उबालते हैं, पानी उबाल के उससे जलवाष्प उत्पन्न करते हैं, और उस जलवाष्प की मदद से हम टरबाइन घुमाते हैं। तो जहां पर टनों कोयला जलाते हैं, लगभग 5 टन कोयला अगर हम जलाएं, तो जितनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं, जितना फोर्स उत्पन्न कर सकते हैं, जितनी टरबाइन हम घुमा सकते हैं, 5 टन कोयला जलाकर उतना मात्र 1 ग्राम यूरेनियम को तोड़कर हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सोचो, 1 ग्राम, यानी कि आपके रेत के एक कण के बराबर यूरेनियम अगर तुम जलाओगे, तो इतना ऊर्जा पैदा होगी, इतनी ऊर्जा पैदा होगी जितनी 4 से 5 टन कोयला जलाने के बाद उत्पन्न होती है। तो इसी वजह से बहुत कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, किसमें, आपके इस विद्युत जो उत्पादित की जाती है, ये जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसमें बहुत कम वो ईंधन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कोयला जलने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, लेकिन आपके यूरेनियम के जलने से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस वक्त परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा कर रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना ब्लास्ट किया, इतना उड़ाया, इतनी चीजें आपने समझाई सिर्फ पानी उबालने के लिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पानी उबालने के लिए, लेकिन पानी उबाला कि मैंने क्या बताया, फर्क यह है कि वहां पर 5 टन कोयला जलाकर आप पानी उबाल रहे थे, जितना उतना पानी यहां पर आप सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम का यूज करके उबाल सकते हैं। तो फाइनली क्या है, टरबाइन को घुमाना होता है। तो जब जलवाष्प उत्पन्न होती है, तो ये क्या करती है बच्चों, टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन घूमती है। और जब टरबाइन घूमती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो विद्युत का उत्पन्न करने का ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। फिर से देख लीजिए बच्चों, कोर है, कोर में ईंधन विखंडन हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा की वजह से, ठीक है, भारी जल की ट्यूब गर्म हो गई, भारी जल की ट्यूब्स गर्म हो गई, तो इससे एसोसिएटेड बॉयलर में पानी गर्म हुआ, उबलने लगा, स्टीम जनरेट हुई, जलवाष्प जाकर टरबाइन को घुमाएगी, और फिर टरबाइन जब घूमेगी तो विद्युत उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बिजली का उत्पन्न किया जाता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में। इस तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बहुत कम ईंधन का उपयोग करके और बिना पर्यावरण को प्रदूषित करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, किसमें, परमाणु रिएक्टर के अंदर। तो इस तरीके का जो परमाणु रिएक्टर, जिसमें भारी जल का उपयोग किया जाता है जलवाष्प को बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें भारी जल की ट्यूब का उपयोग किया जाता है इस पूरे के पूरे रिएक्टर में, ऐसे रिएक्टर को PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर या कांडू रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है, परमाणु रिएक्टरों के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। डिपेंड करता है, जिला जीत राव, ठीक है, इतना इंजीनियर ना बनो मेरे भाई, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है कि आपको किस स्पीड से विद्युत चाहिए, तो वो साइंटिस्ट और वहां के जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं सर टरबाइन कौन घुमाता है, मेरे प्यारे बच्चे, टरबाइन एक तरीके का क्या होता है, एक घिरनी होती है। आप लोगों ने कहा, हमको तो लगता है जैसे मंगल से तुम लोग आ गए हो यार, बिल्कुल तुम लोगों को समझ नहीं है। इस तरीके का पूरा ऐसे कर करके, इस तरीके का करके घिरनी टाइप की होती है टरबाइन, ठीक है, और टरबाइन होती है, तो ऐसे टरबाइन होती है, तो इस पे जब जलवाष्प प्रेशर मारती है, यहां से जलवाष्प निकल रही है, इस पर प्रेशर मार रही है, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, और जब ये मूव करेगी तो इससे जो है विद्युत उत्पन्न होगी। ठीक है, तो होप कि आप समझ में आ गया होगा।
सोलर से कैसे बनाते हैं बाद में देखना, पहले इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लीजिए, बिल्कुल बात क्लियर 100%। हाँ, ये बहुत बढ़िया। तो इसको पूरा ऐसे ही बना लो बच्चों, इसको ऐसे ही पूरा बना लो और ऐसे ही लिख देना, ठीक है, बनाकर। तो ये प्रेशराइज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। रिएक्टर का नाम है, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम से अखिलेश सरोज जो है वो लगभग 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। 1 मेगावाट को बिजली को पैदा करने के लिए कम से कम तुमको 4 टन कोयले की जरूरत होगी, ठीक है। ठीक है, कांडू रिएक्टर, कांडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, वाटर रिएक्टर और कांडू रिएक्टर, ये दोनों नाम है इस रिएक्टर को जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसके नाम है, ठीक है, इसके नाम है। अब बच्चों अगर ये बना लिया आपने, तो ये जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, ठीक है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, ठीक है, तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, तो इंडिया में प्रेशराइज हैवी वाटर जो रिएक्टर है वो कहां कहां इसका यूज किया जाता है? तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर मतलब कहां कहां मौजूद है? तो याद रखिएगा बच्चों, तारापुर महाराष्ट्र में मौजूद है। इसके अलावा कैगा कर्नाटका वहां पर मौजूद है। इसके अलावा नरौरा यूपी उत्तर प्रदेश यहां पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा रावत भाटा, इंडिया में सबसे ज्यादा यही वाले रिएक्टर हैं जिनको मैंने आपको दिखाया है। रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर है बच्चों? राजस्थान, वहां पर ये रिएक्टर मौजूद है। काकरापार और ये है गुजरात में, यहां पर ये रिएक्टर मौजूद है। तो ये सब जगह जहां पर है, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटका, नरौरा यूपी, रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, यहां सब जगह प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद है। तो अभी आप लोग कुछ लोग पूछ रहे थे सर ये कहां मौजूद है, तो कहां कहां मौजूद है मैंने आप लोगों को बता दिया, नोट कर लीजिए इसे। तो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहां कहां मौजूद है ये बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट कर लिया। अब बच्चों दूसरा एक रिएक्टर होता है जो, अच्छा एक और बात बता दूं, एक करंट अफेयर, ठीक है, एक करंट अफेयर नोट कर लीजिए। अभी तक जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर था, ठीक है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को हिंदी में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को हिंदी में दाबित भारी पानी रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदी में लिखना हो तो चाहे तो प्रेशराइज हैवी वाटर लिख सकते हो, या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहो तो उसे बोलते हैं दाबित भारी पानी रिएक्टर, इसे कहा जाता है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का हिंदी नाम है ये, ठीक है। तो अभी तक बच्चों जहां जहां पर, चाहे तारापुर हो, चाहे रावत भाटा हो, चाहे काकरापार हो, कहीं पर भी जो भी हमारे पास रिएक्टर मौजूद था वो हमने विदेशियों की मदद से बनाया था, ठीक है। ज्यादातर कनाडा या और भी कंट्रीज हैं उनकी मदद से बनाया था। लेकिन इसी साल 2023-24 में भारत ने अपना खुद का स्वदेशी, भारत के इंजीनियरों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने अपना स्वदेशी, ठीक है, दाबित भारी जल रिएक्टर को बनाया है। और इसको, उसकी एक प्लांट जो है वो कहां लगा दिया है? उसका एक प्लांट जो है वो काकरापार जो परमाणु परियोजना है जो गुजरात में मौजूद है वहां पर लगा दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, ठीक है। भारत में काकरापार परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है उसमें भारत ने अपना पहली बार अपना खुद का बनाया हुआ, स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट क्षमता का बनाकर लगाया है। ये पहली बार हुआ है। तो ये करंट अफेयर में था। अभी तक हम लोग विदेशों पर निर्भर करते थे, लेकिन पहली बार भारत ने अपना खुद का परमाणु रिएक्टर बनाकर जो है वो काकरापार में लगाया है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये करंट अफेयर में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अंतर होता है, विद्युत लिखो, पता नहीं किस हिसाब से तुम बात कर रही हो, क्या अंतर है पता नहीं, कहां तुमने देख लिया, कौन सी किताब में पढ़ के अंतर होता है? तुम ही बता दो, हम लोगों का ज्ञान बढ़ जाए। तनु सिंह तुम ज्यादा ज्ञानी हो, हाँ, हम लोगों के ज्ञान में इजाफा करो। क्या होता है विद्युत और विद्युत में अंतर? 1 पैसे का कुछ काम की बात नहीं पूछ रही है, लगातार उसी आकृति तुम ही बता दो भाई, तुम्हें ज्ञान ज्यादा होगा, हम लोग कम ज्ञानी लोग हैं, हम लोगों को पता ही नहीं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, जो मेन पढ़ाया जा रहा है लिया है बच्चों, ठीक है। और ये ऐसा किया है आपके कहां पर? ठीक है, काकरापार गुजरात में, ठीक है। चलो, तो अब बच्चों एक रिएक्टर और होता है, बड़ा मजेदार रिएक्टर है ये, इसे बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है, उसी तरह से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है उसी तरह बिजली पैदा होती है, उसी तरह से पानी इसमें बॉयल किया जाता है, वैसे ही जलवाष्प उत्पन्न की जाती है, वैसे ही टरबाइन उत्पन्न होती है, सब वैसे ही होता है। लेकिन एक बेसिक फर्क इसके कोर में होता है, और इस बेसिक फर्क को तुम अगर समझ लोगे ना, आनंद आ जाएगा। तनु थोड़ा ध्यान दें, विद्युत में अंतर पता हो ना पता हो, ये पता हो जाएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी, एक लोग कह रहे थे सर आप बेटी नहीं बोलते हैं, प्यारी बेटी इधर देख लो। तो अभी आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात आपको बताया था, ठीक है, जहां देखो सब कुछ वही होगा, मतलब वही सब गर्म होगा, पानी बॉयल करेगा, जलवाष्प उत्पन्न होगी, टरबाइन घूमेगी, बिजली पैदा होगी, सब वैसे ही होगा। लेकिन इसके कोर में डिफरेंस होता है। एफबीआर के जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है उसके, ठीक है, कोर में डिफरेंस होता है। बात समझ आ रही है? उसके कोर में डिफरेंस होता है। अब कोर में क्या डिफरेंस होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कमेंट रोक दीजिएगा, मजा आ जाएगा इस चीज को जानकर। इसके जो कोर होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आपका यूरेनियम 235 आपने रख दिया, जो कि फिसाइल होता है, यानी विखंडनी होता है।
और इसके जो चारों तरफ आपने जानते हो क्या लगा दिया? आपने जानते हो क्या लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों? आपने क्या लगा दिया? यूरेनियम 238। क्या लगा दिया? यूरेनियम 238 लगा दिया। ठीक है, अब जब इसके अंदर यूरेनियम 235 जलेगा, जब यूरेनियम, सुनो, जब हमने इसमें रिएक्शन स्टार्ट कराई, यूरेनियम 235 जला, यानी कि टूटा, जब इस पर हमने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, यूरेनियम 235 टूटा, तो इसमें से कुछ यूरेनियम जो तो आपको पता है यूरेनियम टूटेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये जो यूरेनियम में जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं उसमें से कुछ न्यूट्रॉन जाकर अगले यूरेनियम 235 को हिट करते हैं। ठीक है, हिट करते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो जाकर यूरेनियम 238 को हिट करेंगे, यूरेनियम 238 को हिट करेंगे, जो इसके चारों तरफ हमने लगा दिया है। और ये यूरेनियम 238, जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 को हिट करेगा तो जानते हो क्या होगा? वही आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा, प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। और ये जो प्लूटोनियम 239 है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ईंधन होगा जिसको हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको हम दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु संयंत्र में इसका उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसमें ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है कि इसमें इसकी खास बात क्या हो जाती है? इसकी खास बात क्या हो जाती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, कि जितना ये ईंधन इसमें खर्च होता है, जितना इसमें ईंधन खर्च होता है, ठीक है, यानी यूरेनियम 235 जितना इसमें खर्च होता है इस परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए, उससे ज्यादा यूरेनियम ईंधन ये उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, उससे ज्यादा ईंधन ये क्या करता है बच्चों? जो प्लूटोनियम 239 के रूप में, प्लूटोनियम 239 के रूप में ये उत्पन्न कर लेता है। तो जितना यूरेनियम 235 इसमें खर्च होता है उससे ज्यादा ईंधन, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खास बात क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि जितना ईंधन ये खर्च करता है परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पन्न करने के लिए, उससे ज्यादा ईंधन प्लूटोनियम की तरह से ये उत्पन्न कर लेता है। तो ये जो सोचिए कितनी मजेदार कि आपने आम के आम गुठलियों के दाम भी निकाल लिए। तो एक ऐसा रिएक्टर मेरे प्यारे बच्चों जहां पर यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे बिजली बनती है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं वो जाकर यूरेनियम 238 जो चारों तरफ हमने बिछा रखा है उसको हिट करते हैं और वो प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। फिर उसको अलग कर लेते हैं और उसको अलग करके हम लोग ले जाकर उसको प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब यहां पर हम पहले न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा कर रहे थे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहे थे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों कि इसके अंदर मंदक जो हम लोग यूज करते थे, मॉडरेटर यूज करते थे न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए, उसका मंदक का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मंदक का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं होती। मंदक का उपयोग इसके अंदर, इस रिएक्टर के अंदर नहीं होता है, क्योंकि अब उसको उपयोग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनका उपयोग तो हम लोग यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदलने के लिए कर ले रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, बल्कि उनका उपयोग कर लेंगे यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदलने के लिए। ठीक है, तो कितना बढ़िया हो गया, हमें मंदक की भी आवश्यकता नहीं, हमें कंट्रोल रॉड की भी आवश्यकता नहीं, और जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं न्यूट्रॉन उसका उपयोग हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है, नॉन फिसाइल फ्यूल को फिसाइल फ्यूल में बदलने के लिए। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कि ये जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न करता है, मंदक का उपयोग इसमें नहीं होता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के जरिए नए जो है ईंधन को उत्पन्न किया जाता है। और तीसरी बात यह है कि इसमें ठंडा करने के लिए, इसमें कूलेंट की तरह से हम लोग तरल सोडियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तरल सोडियम का उपयोग करते हैं। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया होगा इस रिएक्टर के बारे में जानकर। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल बात समझ में आ गया? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? बिल्कुल बात समझ में आ गई? हमने आम के आम गुठलियों के दाम भी निकाल लिए और हमने सारा काम। तो उसमें बस एक लाइन लिखी हुई है कि जितना ईंधन हम खर्च करते हैं उससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न होता है, लेकिन यह बात नहीं समझाई गई आपकी किताब में कि आखिर ऐसा होता कैसे है। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है कि यार कैसे ऐसे हो सकता है कि जितना ईंधन खर्च किया जाएगा उससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न होता है, ये कैसे हो सकता है? मैं भी जब पढ़ाई करता था बड़ा कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब बाद में मैंने अपने आप से पढ़ा, ठीक है, सारी चीजें समझी, उसको बाद तब पता चला अच्छा ये बात होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी किताबों में सिर्फ एक लाइन लिख दी गई है कि जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा ईंधन उत्पन्न करता है, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक एक बच्चे को स्पष्ट हो गया होगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का जो रिएक्टर है बच्चों, इस तरीके का जो रिएक्टर है इसे एफबीआर रिएक्टर कहते हैं। ये एफबीआर रिएक्टर कहां मौजूद है? भारत में कहां मौजूद है? तो एफबीआर रिएक्टर बच्चों हमारे भारत में मौजूद है कलपक्कम में, कलपक्कम। और ये कलपक्कम कहां है बच्चों? तमिलनाडु में मौजूद है। तो ये जो इधर देखिएगा, एक सेकंड लास्ट देख लीजिएगा कि एफबीआर रिएक्टर कलपक्कम में मौजूद है, तमिलनाडु में ये मौजूद है। और याद रखिएगा यहां पर यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदला जा रहा है, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदला जा रहा है। लेकिन भारत अभी बच्चों थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम अनुसंधान कर रहे हैं कि कैसे जो हमारे पास एक बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम मौजूद है, बहुत बड़ी मात्रा में जो थोरियम मौजूद है, कैसे थोरियम का उपयोग हम करके उसको यूरेनियम 233 यानी फिसाइल मटेरियल में बदल लें। तो अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। एक रिएक्टर में एक रिसर्च रिएक्टर बनाया गया है, अनुसंधान रिएक्टर बनाया गया है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदल दें। और उस रिएक्टर का नाम है कामिनी रिएक्टर। क्या नाम है बच्चों? कामिनी रिएक्टर। कामिनी रिएक्टर एक ऐसा रिसर्च रिएक्टर है, अनुसंधान वाला रिएक्टर है, जहां कोशिश की जा रही है कि थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाए। कामिनी जो है किसी अप्सरा का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि ये इसका फुल फॉर्म है कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर, इसका नाम है मिनी रिएक्टर, कलपक्कम मिनी रिएक्टर। तो कामिनी का मतलब होता है कलपक्कम मिनी रिएक्टर। कलपक्कम जो मेन रिएक्टर है वहां पर एफबीआर रिएक्टर काम करता है। ठीक है, और भारत हम लोग ने यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदलना सीख लिया और वहां पर हो रहा है। तो एफबीआर रिएक्टर जो कलपक्कम में मेन है तमिलनाडु में, वहां पर यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बदला जा रहा है। लेकिन अभी हमने एक अनुसंधान रिसर्च रिएक्टर बनाया है वहीं कलपक्कम में ही, जिसे कलपक्कम मिनी रिएक्टर कहते हैं, उसमें थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वहां पर दो रिएक्टर हैं, एक मेन रिएक्टर और एक है कामिनी रिएक्टर। तो हो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई बच्चों। अगर ये हमने कर लिया तो फिर समझ लो कि फिर हमें किसी संसाधन की जरूरत नहीं होगी, हमारे पास जो है वो परमाणु ऊर्जा अपरंपार होगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, 100%। ठीक है, चलो तो बच्चों
आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करके इसको आप के लिए नया साल एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, जो चीजें पढ़ी हैं उनको